साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज आप सभी का निर्माण आयुष के इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी की क्लास कंटिन्यू है और इकोनॉमी की क्लास में हमने पहला यूनिट कवर कर लिया है। पहले यूनिट में हमने फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड बेसिकली इकोनॉमी के पार्ट कर लिए थे, जिसमें कि हमने 7 लेक्चर्स टोटल लिए हैं। एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर एडिशनल लिया है, जिसमें कि हमने आपसे ये शेयर किया कि इकोनॉमी का यूपीएससी के प्रीलिम और मेंस में क्या ओरिएंटेशन है। 2, जैसे कि आपको पता है कि यूनिट वाइज आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में किस एरिया से कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने आते हैं, जिसके लिए ये पार्ट मैं आपको हमेशा अटेंशन ले जाता हूँ। इस 6 मार्क्स प्रीलिम में और 10 मार्क्स इन मेंस फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट कवर हो गया है। अब आवश्यक ये था कि हम आपके जो डाउट्स हैं उनको एड्रेस करें। आप लोगों ने डाउट्स इन बिटवीन भेजे, उनको हम यहाँ पे अब आज एड्रेस करेंगे। लेकिन डाउट एड्रेस करने के साथ साथ उनको अगर हम एमसीक्यूज के फॉर्म में एड्रेस करते हैं तो वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके लिए। आप ये समझ पाते हैं कि कैसे इन डाउट्स को आप ज्यादा सीवियर पाते हैं जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने पेश किया जाता है। इसके लिए हम लेके आए हैं 25 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन यूनिट 1, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपको पता है कि इसमें जीडीपी, नेशनल इनकम, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट, जीडीपी के वेलफेयर एस्पेक्ट इत्यादि इसमें आपने पढ़ लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं पे बेस्ड होंगे। इसके अलावा एक और चीज कि आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे इनमें 5 क्वेश्चन कैसे हैं? 5 क्वेश्चन हैं सिंपल लेवल के, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें मॉडरेट लेवल के। ठीक है, इसके अलावा 10 क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, ये जो कॉम्पोजिशन है ये इसलिए कि आप में से जो बिगिनर्स हैं वो अपने आप को चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिंपल टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, और जिनकी प्रिपरेशन एडवांस लेवल में वो जो 2023 के लिए फाइनल प्रीलिम क्वालिफाई करते हुए अपने फाइनल सिलेक्शन का गेट पे क्लियर करना चाहते हैं, वो अपने आप को चेक कर सकते हैं ये 10 एडवांस लेवल क्वेश्चन टेस्ट में। मतलब ये कि इसमें मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन का मतलब ये होगा कि अगर आप 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 करेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अप टू मॉडरेट लेवल है। लेकिन अगर आप इसे 20 प्लस रखते हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है वो एडवांस लेवल पे है। किसी भी कंडीशन में मेरी आपको एडवाइस यही है कि आपके अगर 20 से कम मार्क्स आते हैं तो इन लेक्चर्स को दोबारा जरूर देखना। केवल 7 लेक्चर्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे बार बार बताया है कि दिल्ली हो, करोल बाग हो, मुखर्जी नगर हो या कहीं की फैकल्टी, एक से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि इन चीजों को पढ़ाते हैं। फिर भी न जाने क्यों फंडामेंटल्स जो है वो सही से नहीं पढ़ाए गए। इकोनॉमी के फंडामेंटल्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ढंग से नहीं पढ़ाए गए, जिसकी वजह से आप में से ज्यादातर लोगों ने फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आज तक आते हुए गलत ही किए हैं। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप बुक के माध्यम से फंडामेंटल पढ़ें, जिसमें आपको 1 वीक, 10 दिन या 15 दिन का समय लग सकता है। दूसरा तरीका ये है कि ये 7 लेक्चर्स हैं, इनको आप हेडफोन लगाएंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे और 1.5x या 2x में देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा? मुश्किल मुश्किल का 5 से 6 घंटा बस। ठीक है, आपको रिवाइज करना है या नहीं करना है, ये हाइपोथेसिस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, ये बेस्ड होना चाहिए एक्यूरेसी पे। अगर आप 15 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको सारे लेक्चर एक बार फिर से देखने चाहिए। जैसे कि आप पूरे यूपीएससी के नेटवर्क में देख सकते हैं, जितने भी वीडियोज आपने आज तक देखे होंगे, कभी आपने टैगिंग नहीं देखी होगी, और टैगिंग ना होने से कई बार आपको पूरे वीडियोज एक तरफ देखने पड़ते हैं। लेकिन हमने अपनी वीडियोज में टैगिंग कराई है, जिसके आधार पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है। जरूरी नहीं कि 1 घंटे का वीडियो आप पूरा देखें, आप उसके सब टॉपिक्स में नीचे देखेंगे तो टैग्स दिखाई देते हैं। अगर आप इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो वाले पार्ट में जाके किसी टैग के टाइमर पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो वहीं से जाके प्ले हो जाएगा और आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मतलब ये कि अगर आपको एग्जाम टाइम में पूरी इकोनॉमी रिवाइज करना है तो टैक्स की हेल्प से 2 दिन में केवल आप पूरी इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि यूपीएससी प्रीलिम में 25 क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन तक, 25 टू 28 क्वेश्चन वो इकोनॉमी से आते हैं। मतलब ये कि आपका प्री में होगा कि नहीं, ये इस बात पर डिटरमाइन करेगा कि आपकी इकोनॉमी प्रिपरेशन सही होगी। तो बहुत आसान है, टैगिंग के माध्यम से आप इनको
दो दिन में पूरी इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के पहले। मतलब ये कि रिवीजन के लिए अब आपको अलग से कोई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट नहीं करनी है, बस इन वीडियोस को हमारे बार बार देखें, उन पे जो टैग्स हैं उनकी हेल्प से जो क्रिटिकल टॉपिक है उन पे ज्यादा ओरिएंटेशन अपना फोकस करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, उसको अटेम्प्ट करिए। हम उस क्वेश्चन के ठीक बाद आपको 5 to 10 सेकंड का टाइम 10 सेकंड का टाइम देंगे, और 10 सेकंड बाद आप उसको देखेंगे कि जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो आपका सही है कि नहीं सही। जब तक हम आपके सामने क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आराम से 30 से 40 सेकंड मिल जाएंगे, 10 सेकंड एडिशनली मिल जाएंगे। मतलब ये कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करीब 50 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। इस 50 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद हम उसका आंसर दिखाएंगे। जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन या डिटेल जरूर बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप ये इंश्योर करेंगे कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन किस पॉइंट पे गलत हो रहा था। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। अन्य देशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में गतिविधियां हैं। दो अलग अलग देशों के बीच में एयर इंडिया की सेवाएं। भारत के आर्थिक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय जल में भारत के निवासियों की आर्थिक गतिविधियां। आपके पास 10 सेकंड है, अटेम्प्ट कीजिए। तो साथियों इसका हम आंसर देखते हैं। इसमें सभी चीजें सकल घरेलू उत्पाद के कंपोनेंट में काउंट होंगी। क्यों? जैसे कि हमने जीडीपी में पढ़ा था कि जीडीपी में जो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब वो है जहां पे भी भारत की सरकार अपना सॉवरेन क्लेम कर सकती है, मतलब ये कि नेशनल फ्लैग यूज कर सकती है, वो एरिया और या वो ऑपरेशंस वो भारत सरकार की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। अब जैसे देखते हैं कि भारतीय दूतावास हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, वो हमारा अपना सॉवरेन क्लेम होता है उस पर। तो अलग अलग देशों के बीच में अगर एयर इंडिया की सेवाएं चलती हैं, क्योंकि एयर इंडिया भारतीय कंपनी है, वो दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर रही होती है, तो एक पॉइंट उसका हमेशा इंडिया में होता है, तो जो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है वो इंडिया के तौर पे हमेशा फ्लाइट की वो कंटिन्यू रहती है। दूसरा, भारत के आर्थिक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन। अब जैसे हमारा मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक जोन है, उसमें कोई अगर वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, तो वो वैल्यू एडिशन किस में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जल में भारत के निवासी। अब ये देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय जल है वो वैसे तो कॉमन टेरिटरी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड की, फिर भी इसमें जो हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें भारत सरकार का अपना क्लेम होता है, इसलिए इसके सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो देश में विभिन्न स्थानों घटनाओं को देखने के लिए विदेशियों का भारत में आना, बस इस बात को ध्यान दीजिए, विदेशियों का भारत में आना अर्थव्यवस्था की दृष्टि से निम्नलिखित में किसके अंतर्गत होता है? आई थिंक या हमारे साथ आपने पढ़ लिया होगा, अटेम्प्ट कीजिए। तो देखते हैं। ये जो कंपोनेंट होता है इसको आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे यूएस से कोई पर्सन आ रहा है या कोई भी कंट्री आप मान लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या लेके आएगा? डॉलर। मतलब डॉलर की सप्लाई इंडिया में होगी, वो पर्सन इंडिया में आएगा, इंडिया की होटल्स, एक्सेसरीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फूड, शॉपिंग इत्यादि वो इंडिया में करेगा, ठीक है। तो फॉरेन पर्सन की हेल्प से डॉलर की सप्लाई इंडिया में हो रही है। इस इंसिडेंट को हम लोग निर्यात के तौर पे देखेंगे कि इसमें भारत का निर्यात हो रहा है, क्यों? जो भारत की सर्विसेज हैं वो फॉरेनर्स कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की मांग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? जीडीपी की मांग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? तो आपके सामने ये स्टेटमेंट्स हैं और विकल्प हैं, इनको आप ध्यान से देखिए।
और अटेम्प्ट कीजिए। आई विश आपने कर लिया। तो ये देखते हैं, जो घरेलू क्षेत्र है वो कंजम्पशन आइटम्स, जो निजी क्षेत्र है वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। गवर्नमेंट इसमें कंजम्पशन और कैपिटल दोनों चीजें आती हैं, और एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट आता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये चारों चीजें आती हैं, ऑल फोर, मतलब उपरोक्त सही। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। यह अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा, सभी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। क्या ये सही? हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा जोड़ा गया कुल मूल्य है। क्या ये सही है? अंतिम मूल्य है क्या, ये हम चेक करेंगे। यह घरेलू क्षेत्र की और सरकारी क्षेत्र द्वारा अंतिम खपत एवं निवेश व्यय है। अंतिम खपत एवं निवेश व्यय है। अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। आप अगर इनको सावधानी से अटेम्प्ट करेंगे तो आप इनको आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें भी साथियों सारे के सारे प्रश्न स्टेटमेंट सही हैं। हाँ, इसमें सभी फर्म का जो प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को अंतिम मूल्य को लिया जाता है। यह घरेलू, निजी एवं सरकारी क्षेत्र द्वारा अंतिम खपत एवं निवेश। अब ये आप एक्सपेंडिचर मेथड में देखेंगे तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंट, ये चीजें जुड़ती हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, जीडीपी के। क्लियर? तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। पूंजीगत वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं और इन्हें आगत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे हम चेक करेंगे। और क्या ये अंतिम वस्तुएं होती हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन किया जा चुका होता है, लेकिन किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में आने से पहले उन्हें रूपांतरित किए जाने की आवश्यकता है। तो क्या इंटरमीडिएट गुड्स में रूपांतरण का कोई क्लास मैंने आपको बताया है? या पूंजीगत सामान में मैंने ये आपको बताया है कि वो आगे इनपुट के तौर पर नहीं लागू हो सकती? इसके आधार पर इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, आप में से कई लोग ये सब अटेम्प्ट करना, ये ट्रिक्स और टेक्निक्स को पकड़ना जानते हैं, लेकिन आप में से कई ऐसे लोग हैं उनको ये आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन की किस पार्ट में ध्यान देना है। इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो साथ में हमारे ये नोटिस करें कि हम कहाँ कौन से कीवर्ड पे अटेंशन पे कर रहे हैं, जहाँ पे यूपीएससी गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी मेंटेन रखता है, और आप उसके ट्रैक में आ जाते हैं और गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। तो इन चीजों को हम सावधानी पूर्वक ध्यान देंगे। मैं आपका अटेंशन उन बिंदुओं पर ले जाता हूं बार बार, सो दैट कि आप इन गलतियों को धीरे धीरे अवॉइड करना सीख लें। अगर आप मेरे साथ ज्यादा नहीं, करीब 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुकेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी जो है इतनी ही नॉलेज में अप टू 200% तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि वो आप उसे 4 टाइम तक इंप्रूव कर सकते हैं। जिसके 25-30 क्वेश्चन सही होते हैं वो 50-60-80 क्वेश्चन तक एक्यूरेसी अपनी मेंटेन कर सकता है। तो इसको देखते हैं, आपने क्या अटेम्प्ट किया है। पूंजीगत वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं? हाँ, होती हैं। मतलब अंतिम होती हैं, उसको आप फिर से किसी इनपुट के तौर पे ले सकते हैं। तो अगर आप इनपुट के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई है ना। दूसरी बात, इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन किया जा चुका है, लेकिन वो किसी भी उद्देश्य में आने से पहले उन्हें रूपांतरित किया जाना चाहिए। तो आप उदाहरण याद करिए, मैंने आपसे बताया था जैसे स्टील की चादरें होती हैं, है ना, उनको आयरन के जो प्लेट्स होते हैं बड़े बड़े, गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं जो, वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। उनको जब तक आप रूपांतरण नहीं करेंगे तब तक वो आपके दरवाजे की खिड़कियां, खाने की प्लेट्स, टेबल इत्यादि में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि उनमें रूपांतरण का अभी स्टेप बाकी है, इसीलिए उन्हें इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती वस्तुएं कहा ही जाता है। ठीक
तो इस हिसाब से केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत की जीडीपी गणना में गिना जाता है? अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियां, इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स या कुल पुनः निर्यात। साथियों, ये वाला वो पॉइंट है जिसमें यूपीएससी आपको फंसा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, तो अगर आप इसको जानते हैं तो इसके आधार पर अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज ऐसी बिंदुओं को हम क्वेश्चन के माध्यम से लेके आते हैं, और मुझे ये बताते बेहद खुशी हो रही है कि मेरा ध्यान इस बिंदु पर हमारे एक एस्पायरेंट हैं वो लेके गए थे, और वो यूट्यूब में उन्होंने कमेंट करके बोला कि हाँ ये चीज किस पार्ट में आएगी, तो हमने कहा चलो इसको जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम एड्रेस करें। ठीक है, आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर भारत की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप मेरे पास आए, बोले कि आपको 4% सालाना ब्याज दर पे पैसे चाहिए, मैंने आपको दे दिए, तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैलकुलेशन में आया? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं आया? बिकॉज उसके लिए कोई ना तो टैक्सेशन मैकेनिज्म है, ना रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। मैंने आपसे बताया था कि जीडीपी कैलकुलेशन सिर्फ रिपोर्टेड आइटम्स और रिपोर्टेड ट्रांजेक्शन को ही कैलकुलेट करता है, उसके बियॉन्ड नहीं। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के कंजम्पशन, इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज, सर्विसेज जैसे हाउस केयर, मदर की सर्विसेज, ओल्ड केयर जो हम अपने घर में करते हैं, बुजुर्ग जो हमारे घर में दूसरी सेवाएं देते हैं, उन सारी चीजों को कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर की गतिविधियां हैं या जो इलीगल सेक्टर की भी गतिविधियां हैं, उनको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके आधार पर दोनों ही कथन गलत होंगे। ठीक है, यदि भारत आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे देखो विकास कहने का मतलब एक्चुअली इसे वृद्धि लिखना चाहिए। ठीक है ना, वृद्धि लिखना चाहिए क्योंकि वो ग्रोथ की बात का अनुभव कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, इसको आप जरा ध्यान से देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि एक भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है, ये लिखा हुआ ना, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, रियल जीडीपी बढ़ रहा है, तो इंश्योर होगा, आई डोंट नो, इसको चेक कर। नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो, नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या कहता है? मस्ट होल्ड ट्रू, मतलब वो निश्चित होना चाहिए। कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? प्रोवाइडेड, वो कह रहा है मस्ट होल्ड ट्रू। ठीक है, वो मतलब निश्चित होना चाहिए, ये बात कह रहा है। आगे के देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ रही है। इन सारे कथनों को चेक करें, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो प्लीज देखते हैं। देखिए, नॉमिनल जीडीपी में चूंकि इन्फ्लेशन का कंपोनेंट हो सकता है, और कई बार इन्फ्लेशन का कंपोनेंट ज्यादा होता है, वो एक्चुअल ग्रोथ से भी ज्यादा होता है। मान लीजिए किसी भी समय ग्रोथ है 8%, नॉमिनल जीडीपी पे 8%, ठीक है, और इन्फ्लेशन है 10%। इसका मतलब ये जीडीपी किस रेट से चल रही है? -2% के रेट से। ठीक है, मतलब ये नॉमिनल जीडीपी वाले तो सारी बातें बाहर हो गई। और आप यहाँ से आंसर तक पहुंच सकते हैं, मतलब 2 और 4 गलत है, ये 2 गलत है, 4 गलत है। अब या तो 1 और 3 सही, या तो केवल 1 सही, तो चेक करते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि रियल जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही है, और वो कह रहा है कि ये मस्ट होल्ड ट्रू है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट, ये नेसेसरी नहीं है। कैसे, ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए रियल जीडीपी है, ठीक है, किसी भी समय किसी कंट्री का रियल जीडीपी मान लीजिए ₹100 है, ठीक है, अगर ये 100 की जगह 102, 103, 103.5, तो क्या आप ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है? अच्छा, दूसरी चीज एक और, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे आर्थिक वृद्धि होना चाहिए एक्चुअली। तो मैंने आपसे बताया था कि भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बेस ईयर प्राइसेस पे निकाले जाते हैं।
ठीक है। ऐसी कंडीशन में अब आप इससे इसका जो ग्रोथ चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि 2% का इकोनॉमिक ग्रोथ है रियल जीडीपी में। इसके बाद इसका चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये लेस देन 1% का, ठीक है। और फिर इसके बाद लेस देन 0.5% का, ठीक है। ये ग्रोथ चल रहा है। इसके हिसाब से अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। वो कह रहे हैं आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही है। तो वृद्धि दर कहाँ बढ़ रही है? वृद्धि दर तो 2%, 1%, फिर 1% से भी नीचे। मतलब ये कि वृद्धि दर का बढ़ना एक नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है। तो मस्ट होल्ड ट्रू वाली बात के कारण, ये बोलता है ना मस्ट होल्ड ट्रू, ये वाली बात के कारण ये वाला स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाए। इसी में यूपीएससी सारा खेल करती है, ठीक है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा। हाँ, रियल जीडीपी बढ़ रही है, उसका साइज बढ़ रहा है, दैट इंक्वायर्स की इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मितव्ययिता का विरोधाभास। अब ये फंडामेंटल इकोनॉमी में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यूपीएससी कभी कभी, ज्यादा नहीं, 4 से 5 साल में एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल एरिया से पूछती है। तो हमारे सामने ऐसे करीब 15 से 20 छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको थ्योरेटिकल एरियाज में कवर करना है। तो मैंने विचार किया कि इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए अलग से कोई लेक्चर या किसी टॉपिक की जरूरत नहीं है। इनको हम अगर एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व कर दें, तो चूंकि अब मैं वीक में एक एमसीक्यू हमेशा लेके आऊंगा, तो इन दैट कंडीशन आपको इस तरह के जो टॉपिक है वो मैं कवर करा दूंगा। आपको इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो देख लेते हैं, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। आप इसको अटेम्प्ट करिए। अगर आप जानते हैं, जब लोग अधिक बचत करने के प्रयास में वास्तव में कम बचत करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग शायद परिचित हो, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मैंने बोला था ना इकोनॉमी में कई सारे पैराडॉक्स हैं। तो ये एक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है। ये मितव्ययिता का विरोधाभास, इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कीन्सियन कॉन्सेप्ट है। कीन्स जो इकोनॉमिस्ट है ना, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। जब कोई राष्ट्र अधिक उत्पादन करने की कोशिश करता है तो वह कम उत्पादन करता है। अधिक उत्पादन की कोशिश में कम उत्पादन, क्या हम इसे बोलेंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? या जब कोई बैंक उधार देता है तो उसे उधारकर्ता को उधार दी गई राशि से कम, ऐसा है क्या? जब कोई देश अधिक निर्यात करता है तो उसकी कुल बचत घट जाते हैं। देखते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट यानी कि मितव्ययिता का विरोधाभास इस स्टेटमेंट के माध्यम से एक्सप्लोर होता है। जब लोग अधिक बचत करने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में कम बचत करते हैं। अब ये अधिक बचत करने का प्रयास से कम बचत करना, ये जॉन मैनर्ड कीन्स किस तरह जस्टिफाई करते हैं, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए अलग से हम कोई चैप्टर नहीं करने वाले, तो आप इन एमसीक्यूज के माध्यम से इन चीजों को सॉल्व करें। इसमें कीन्स कहते हैं कि व्यक्ति आर्थिक मंदी के दौरान अधिक बचत करने की कोशिश करता है, जो अनिवार्य रूप से कुल मांग में गिरावट और इससे आर्थिक विकास में गिरावट का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में सभी लोग, ये सभी के लिए हानिकारक है, क्योंकि निवेश सामान्य से कम रिटर्न देते हैं। अब मान लीजिए बचत करेगा ना, यहाँ पे लिखा है ना कि आर्थिक मंदी के दौरान ज्यादा बचत करने की कोशिश करेंगे, ये बचत का पैसा किस में जाएगा? इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट में सप्लाई बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट में सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब सप्लाई बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड करने वाले एंटरप्रेन्योर्स घट जाएंगे, बिजनेसेस घट जाएंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है पर पर्सन परसेंटेज वो घट जाएगा, इसमें गिरावट आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा निवेश कम रिटर्न देता है और ये सभी के लिए हानिकारक है। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ। हमारे सामने अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के केंद्र में आने वाली विशेषताओं में क्या क्या शामिल होता है? तो बाजार निर्धारित मूल्य, दूसरा प्रतिस्पर्धी बाजार, तीसरा राज्य द्वारा उत्पादन के कारकों का स्वामित्व। अटेम्प्ट कीजिए, आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा टिपिकल नहीं होगा, ठीक है।
देखते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैपिटलिज्म के एसेंस क्या है। मतलब एडम स्मिथ का नाम याद है ना, लेसेस फेयर, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, व्यापार में पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब ये कौन सी कंडीशन है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो जो प्रोडक्शन करना चाहें कर सकें, जिस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना चाहें कर सकें, जिस क्वालिटी में प्रोडक्शन करना चाहें कर सकें, जिस स्केल में प्रोडक्शन करना चाहें कर सकें, वो जहां डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें कर सकें, जो उनके प्राइसेस हैं वो डिमांड और सप्लाई पे आधारित हों। मतलब ये कि उनका लाभ और उनकी कीमतें बाजार आधारित हों। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी या कैपिटलिज्म बोलते हैं। अब इसके आधार पर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, प्रतिस्पर्धी बाजार होगा, बाजार निर्धारित मूल्य होगा, राज्य का स्वामित्व नहीं होगा। ये बात गलत हो गई है ना, केवल एक और दो सही हो। आप कर पा रहे हैं ना, आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं निर्माण आईएएस में फुल टाइम रहता हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल करें या निर्माण आईएएस आके मुझसे मिलें और अपनी समस्या बताएं कि आपको इन प्रश्नों में ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम उसको उसको वहीं पे देखेंगे। देखते हैं, आर्थिक उछाल की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे देखा जाता है। हाँ, इकोनॉमिक बूम के टाइम में इनमें से कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं। तो पहला कथन कहता है कि अर्थव्यवस्था गर्म हो रही है, मतलब इकोनॉमी इज हीटिंग, तो बोलते हैं इकोनॉमी इज हीटिंग। ठीक है, और मांग आपूर्ति के बीच में गैप दिखाई देता है। क्या बूम के टाइम में, इकोनॉमिक बूम के टाइम में ऐसा होता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। दूसरा, निवेश योग्य पूंजी और बचत की कमी हो जाती है। ठीक है, निवेश योग्य पूंजी और बचत की कमी हो जाती है। तीसरा, एक खरीदार का बाजार बनाया जा सकता है। क्या निवेश योग्य पूंजी कम होगी, या क्या बायर मार्केट होगा, BUYER, बायर्स मार्केट बोलते हैं, है ना, इसे बायर्स मार्केट बोलते हैं। इनको हमको चेक करना चाहिए एक एक कथनों को। अगर आपने चेक कर लिया और अटेम्प्ट कर दिया तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, इकोनॉमी हिट होती है और डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बढ़ता है, क्योंकि कुछ खास इंडस्ट्री में कुछ खास तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। तो जो सप्लाई साइड होता है वो अक्सर इसके एस्टिमेट करने में फेल हो जाता है। और दूसरी बात, जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि इमीडिएटली ज़्यादा रॉ मटेरियल ना मिलना, इमीडिएटली पर्याप्त मात्रा में लेबर का ना मिलना, ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई साइड बॉटलनेक है वो उस समय ऊपर आ जाते हैं, मतलब वो दिखाई देने लगते हैं मार्केट में। तो ऐसी कंडीशन में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो निवेश योग्य पूंजी और बचत की कमी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अचानक किसी इंडस्ट्री के द्वारा ज्यादा डिमांड करी जाएगी पूंजी की, तो तुरंत ना तो मशीनें बन पाएंगी, ना तुरंत गवर्नमेंट कैपिटल अवेलेबल करा सकती है, और ना ही प्राइवेट कैपिटल उस स्केल में उसे तुरंत मिल जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे ये वाला कथन भी सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एक खरीदार, बायर का मार्केट, बायर का मार्केट कब होता है, जब सप्लायर ज्यादा हो बायर कम हो। इकोनॉमिक बूम कब होता है, जब बायर ज्यादा हो और सप्लायर उतने ही रहे। ये इकोनॉमिक बूम में आपने समझा कि नहीं, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है, इकोनॉमिक बूम में क्या होता है, बायर अचानक बढ़ गए, बायर की संख्या अचानक बढ़ गई, और सप्लायर जो हैं या तो उतने ही हैं, फिक्स हैं, जनरली फिक्स ही होते हैं, कम नहीं होते, या बढ़ते हैं बट इस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते। ठीक है, अगर बढ़ते हैं तो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते, कम बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन में इसे सप्लायर का मार्केट कहेंगे, बायर का मार्केट नहीं। मार्केट का नाम इस आधार पर तय किया जाता है कि उसमें किसकी डोमिनेंस होगी। तो आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में बायर की डोमिनेंस नहीं होगी, ऐसी कंडीशन में सप्लायर की डोमिनेंस होगी, बिकॉज जो सप्लाई घटेगी तो जो सप्लायर हम अपना प्राइसेस भी बढ़ाएंगे, है ना, और बायर बढ़ रहे हैं तो बायर उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करेंगे, क्योंकि बायर के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं,
ऐसी मार्केट को बोलते हैं, खरीदार का बाजार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सप्लायर्स मार्केट, सप्लायर्स मार्केट मतलब क्रेताओं का, विक्रेताओं का बाजार। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा ए और एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सिंपल होगा ये वाला। किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान त्रैमासिक, राष्ट्रीय आय का अनुमान 3 महीने में किसके द्वारा लिया जाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आरबीआई, सीएसओ या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये सिंपल है आपके सामने, सीएसओ इसका डिसीजन लेती है। ठीक है, हर 3 महीने में। अपने आप में इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राष्ट्रीय आय का एक बेहतर उपाय क्यों है? वाई जीडीपी से जीएनपी एक ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। ठीक है, तो जीएनपी एक अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था पर अन्योन्याश्रित, इंटरडिपेंडेंस इसका मतलब होता है, इंटरडिपेंडेंस। देखिए, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है वो हमारे साथ इन चीजों को सीख सकता है। इंटरडिपेंडेंस निर्भरता के अंतर संबंध को दर्शाता है, जिसे जीडीपी द्वारा नहीं दर्शाया। जीडीपी में राष्ट्रीय पूंजी के मूल ह्रास का विचार शामिल है। अब राष्ट्रीय पूंजी का मूल ह्रास शामिल है क्या जीएनपी में? चेक करेंगे। इसके बाद, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में कोई हिसाब नहीं होता, ऐसा ये भी चेक कर लेंगे। जीएनपी देश में आबादी के शीर्ष के लिए आता है, जीडीपी शामिल नहीं है। तो क्या जिसमें जीडीपी शामिल नहीं, क्या ऐसा है क्या कि देश की आबादी के लिए जीएनपी है और जीडीपी नहीं है? ये भी चेक कर लेंगे। आप लोग जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें और हम आगे बढ़ते हैं। 4 3 2 1 गो। हाँ, इसमें पहला पार्ट तो सही है। जीएनपी अर्थव्यवस्था का एक विश्व अर्थव्यवस्था पर अन्योन्याश्रित इंटरडिपेंडेंस के अंदर संबंध को दिखाता है। कैसे? एनएफआई। ये कौन से फैक्टर इनकम होते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये कि जो हमारे रेजिडेंट्स बाहर हैं वो जो अर्निंग करके इंडिया लाते हैं, और जो फॉरेन रेजिडेंट्स इंडिया में हैं वो जो अर्निंग करके बाहर ले जाते हैं, तो एडजस्ट कर दें तो हम क्या निकालते हैं? नेट फैक्टर इनकम। और एडजस्ट करने के बाद वो क्या आ जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वहां पे ग्रॉस नेशनल में नेशनल वर्ड रेजिडेंट को शो करता है। ठीक है, निवासी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जीएनपी में राष्ट्रीय आय के मूल ह्रास का विचार नहीं, मूल ह्रास का विचार शामिल होता है एनएनपी में, जब जीएनपी में डिप्रिसिएशन कम कर देते हैं। ठीक है, किसमें? एनएनपी में, ना कि जीएनपी में, एनएनपी में। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, जीएनपी देश में आबादी के शीर्ष के लिए एक खाता है जिसमें जीडीपी शामिल नहीं है। जी नहीं, जीडीपी भी शामिल है। ठीक है, देश की जो आबादियों का अकाउंट है वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है जनरली, विद माइन्यूट से एक्सेप्शन होते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से केवल पहला कथन सही है और आपका जो आंसर आ जाता है वो है 1, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी मेट्रिक की प्रमुख आलोचनाएं क्या क्या है? जीडीपी की प्रमुख आलोचनाएं क्या है? इसका उपयोग उपभोक्ता कल्याण को मापने के लिए नहीं किया जाता। इसकी जांच करेंगे। यह पर्यावरण क्षरण की दोहरी गिनती और फिर पर्यावरण बहाली के लिए समस्याओं से ग्रस्त है। तो क्या ऐसे ये डबल काउंटिंग करता है क्या पर्यावरण डिग्रेडेशन, है ना, पर्यावरण क्षरण की? तो ये हम चेक करेंगे। इसमें अनुमान इसमें अनुमान में अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधन का मूल्य शामिल है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का मूल्य शामिल है क्या? चेक करेंगे।
आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। 3, 2, 1 गो। अब पहली बात है तो ये देखिए कि जीडीपी का उपयोग उपभोक्ता कल्याण को मापने के लिए नहीं किया जाता, ये बात नहीं, क्योंकि जीडीपी के माध्यम से हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, जो कि कंज्यूमर वेलफेयर का एस्पेक्ट है। हमको एक रफ एस्टिमेट पता चलता है कि कंज्यूमर की पर कैपिटा इनकम कितनी है। हाँ, वो एक्यूरेट नहीं होगी, ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते को नहीं करता। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। पर्यावरण क्षरण की दोहरी गिनती नहीं करता, तो ये बात तो गलत है। इसके अनुमान में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य नहीं शामिल है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें अब बताना क्या क्या है। केवल एक सही है इसका, यानी कि सही उत्तर का चयन करना है तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, केवल एक सही हो। ठीक है, बस बाकी के दोनों कथन गलत है। अच्छा सॉरी, इसको ठीक करते हैं। वो चूंकि ये कह रहा है कि आलोचनाएं क्या क्या है, ये बात आपको ध्यान देना है ना। तो आलोचनाओं के आधार पर आप देखेंगे कि इसका ये आलोचना है, 3 आलोचना है ना। तो ये इसकी आलोचना नहीं है, आलोचना चेक करना था, तो इस वजह से इसमें 2 और 3 सही होगा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन में कैसे यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन में कैसे फंसाता है कि ऊपर उसने वो शब्दावली चेंज कर दी। ठीक है, कि आलोचनाएं क्या है, उसका मेन क्रिटिसिज्म क्या है, तो ये है उसके 2 मेन क्रिटिसिज्म। जीडीपी इन दोनों चीजों को काउंटर नहीं करता है। आई होप अब आपने इसे करेक्ट कर लिया होगा। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा गुणात्मक है, मतलब क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव कौन कौन सा है। अब आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट हो सकता है, और चेक करते हैं। जीडीपी नहीं, पर कैपिटा इनकम भी नहीं, तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल। सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि क्यों पूछा गया। इमरान नाम के हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूट्यूब में कमेंट करके हमसे पूछा कि जीसीएफ और जीएफसीएफ को एक बार फिर से समझा दीजिए सर। तो उनके अनुसार हम ये क्वेश्चन डिसाइड करके लेके आए हैं आपके सामने, और इसमें जीएफसीएफ और जीसीएफ दोनों चीजें हम काउंट करेंगे। इसके अलावा साथियों मैं बता दूं कि इनमें से कुछ क्वेश्चन वैसे भी हैं जो आपने हमें भेजा है, तो हम उन क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। जैसे सुमित नाम के एक अभ्यर्थी ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमको एक क्वेश्चन भेजा, वो क्वेश्चन यहाँ पे शामिल है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। हमारे ही एक स्टूडेंट उमेश, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, तो वो वाला भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सकल घरेलू उत्पाद पर आय का एक घटक है, तो ये हम चेक करेंगे क्या आय का एक घटक है। अच्छा, हमारे साथ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को किस पार्ट पे एड्रेस करना है, ये समझने के लिए जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन की उस की एरिया पे पहुंचे, उस कोर एरिया पे पहुंचे। जैसे कि हमने सीधे इसमें समझने की कोशिश करी कि जीएफसीएफ जीडीपी का आय का एक घटक है, हो सकता है जीडीपी का कंपोनेंट ही ना हो, और है तो आय का है कि व्यय का है या किसका है, तो हम इन चीजों पे ध्यान देंगे। तो जीएफसीएफ एक स्टॉक मूल्य है, मतलब क्या, ये एक स्टॉक वेरिएबल है। तो हमारे सामने दूसरा कौन सा वेरिएबल है, आप बताइए। जीएफसीएफ कुल निवेश की माप नहीं है या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा, आगे देखेंगे। आप में से जिन लोगों ने वीडियोस देखे होंगे सारे, उनको ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से आ रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। सभी प्रकार की वित्तीय संपत्तियां, फाइनेंशियल एसेट्स को बाहर रखा गया है। ये क्वेश्चन हमसे हमारे स्टूडेंट अमन है जिन्होंने कंफर्म करने के लिए बताया था, तो हम उनके कहने के अनुसार ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लेके, और इमरान ने जीएफसीएफ वाले कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। तो इसके पहले हम सबसे आगे बढ़े, आप पहले समझ लीजिए कि जीसीएफ और जीएफसीएफ है। देखिए,
सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट की माप कैसे किया जाता है? मान लीजिए किसी कंट्री का जो कुल जीडीपी है, यानी कि जीडीपी है, वो ₹100 है। ठीक है, इस 100 में जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल जो गुड्स है वो है ₹30 का। ठीक है, तो ये जो ₹30 का कैपिटल गुड्स है, यही कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि इस 30 में से ₹5 का सामान, मतलब कैपिटल गुड्स कितना, ₹5 का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बट ₹15 का सामान, कैपिटल गुड्स, ₹15 का कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया जाता है, तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इस 30 में से 5 कम करेंगे, आएगा 25। 25 में चूंकि हमने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया ₹15 का, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40। जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो ₹40 का हो गया। मतलब ये कि किसी भी टाइम में कंट्री में जितना कैपिटल गुड्स आगे जाके इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा, उसे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये कि अब इस कंडीशन में कंट्री का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है? 40%। और ये 40% ही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इमरान, अगर आप अभी भी ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा कमेंट करना और अपना क्वेश्चन पूछना। इसे बोलते हैं GCF। बात समझ में आ गई? इसी को और देखते हैं। अब हमने GCF निकाल लिया, अब GFCF क्या है? GCF में GCF में जो चल संपत्तियां हैं, चल संपत्तियां हैं, अगर इन्हें कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, या दूसरी तरह से कहा जाए कि वो कैपिटल गुड्स या वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट पे लगती हैं, फिक्स्ड एसेट। अभी फिक्स्ड एसेट क्या क्या होते हैं ये जानना जरूरी है, जैसे कि फैक्ट्रीज, ठीक है, वैल्यू एडिशन ऑन लैंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स, अब ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स जो है, ये बेसिकली किन कैपिटल गुड्स की बात करता है? इसमें बस एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड को नहीं करते। आप समझने की जरूरत है लैंड को क्यों नहीं करते। क्योंकि लैंड ना तो आप क्रिएट करते हैं ना आप डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ ओनरशिप चेंज होता है, तो उसे क्या आप कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे क्या? दैट इज नॉट फेयर। लेकिन जब ये बोल रहा है वैल्यू एडिशन ऑफ लैंड, मतलब ये कि कोई डेजर्ट लैंड है उसे आप फर्टिलाइज लैंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन हुआ? उत्तर है हुआ। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें केवल मूर्त चीजें ही जोड़ी जाती हैं, अमूर्त चीजें नहीं जोड़ी जाती, तो वो गलत था। क्यों? इसमें आईपीआर जोड़ा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्यों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फिक्स्ड एसेट है। मान लीजिए किसी टाइम में एस एस राजामौली ने कोई फिल्म बनाई, तो वो जो फिल्म है वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, कोई किसी ने कोई ट्रेडमार्क डिजाइन किया, तो वो अपने आप में वो ट्रेडमार्क जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह की चीजों को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तौर पे देखते हैं। इसमें अमूर्त चीजें जोड़ी जाती हैं, अमूर्त यानी इनटेंजिबल चीजें, इनटेंजिबल चीजें वो ऐड होती हैं।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया मिस्टर इमरान, उमेश एंड ऑल दोज एस्पायरेंट्स जिनको इसमें दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। अभी बात आती है इसमें, हाँ, क्या ये निवेश की कुल माफ है? आपने समझ लिया कि इसमें चूंकि हम चल संपत्तियों की बात नहीं करते, फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, मतलब अचल संपत्तियों की बात करते हैं, तो ये कुल निवेश की माप नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, और सभी प्रकार की वित्तीय संपत्तियों को बाहर रखा गया है। तो चूंकि फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट नहीं काउंट होती, इसलिए हम उनको उनको फिक्स्ड एसेट की कैलकुलेशन से बाहर रखते हैं। ठीक है, एंड ये स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है, हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी कैपिटल फॉर्मेशन की बात होती है, ऐसे कैसे पता चलेगा भारत में कितना कैपिटल फॉर्मेशन? इसीलिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाता है कि 2021-22 में भारत में इतना इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण के तौर पर 21-22 में कितना है? 2021-22 में भारत में कैपिटल फॉर्मेशन करीब 24% के आसपास है। मतलब इन्वेस्ट जो फिक्स्ड कैपिटल में उसका टोटल प्रोडक्शन है वो करीब 24% के आसपास है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या निकाला कि ये 1 साल में है। अब आप में से अगर किसी ने फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल वाला वीडियो हमारा देखा होगा, उसको जाके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी टाइम का कंपोनेंट किसी में अमाउंट के फॉर्म में आता है, जैसे 1 साल में, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? फ्लो वेरिएबल। जैसे कि किसी की इनकम 1 साल में इसकी इनकम इतनी है, 1 महीने में एक्स की इनकम इतनी है, 1 दिन में एक्स की इनकम इतनी है, तो इनकम क्या हो जाएगा? फ्लो वेरिएबल। बिक्री, मेरी रोजाना की बिक्री 50 रुपए की है, तो मतलब इसमें आप रोजाना क्या बोल रहे हो? 24 घंटे ना। टाइम एक कंपोनेंट है जो ऐड हो रहा है, वो भी अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये अपने आप में फ्लो वेरिएबल होगा। जब भी फ्लो वेरिएबल की हम बात करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ टाइम के रेफरेंस में आता है। तो इस हिसाब से ये गलत है। इसके बाद आय का घटक है क्या? जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आय होती है कि व्यय होती है? उस समय इमीडिएटली वो व्यय होती है, इसलिए उसे हम व्यय का घटक मानते हैं। मतलब ये कि इसमें 1 एंड 2 गलत है। ठीक है, 1 एंड 2 गलत है। सही क्या होगा? 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल के बारे में सही कथन को चयन करें, है ना? सही कथन पता लगाने हमने पहले देख लिया, क्योंकि यूपीएससी इसी में कई बार बोल देती है कि असत्य कथन का चयन करें और फिर हमारा गलत हो जाए। तो कम से कम आते हुए क्वेश्चन तो ना गलत हो, इसके लिए जरूरी ये है कि आप पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें कि उसने सही पूछा है कि गलत पूछा है। सांख्यिकीय रूप से यह परिवारों द्वारा लेखा अवधि के दौरान नई या मौजूदा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के मूल्य को या मूल्य में कुछ वृद्धि को मापता है। ठीक है, आप लोग साथ में अटेम्प्ट करिए, फिर हम इसको डिस्कस करें। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का महत्वपूर्ण घटक भूमि में बिक्री और खरीद है। अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन वैल्यू में अधिग्रहण कर और एक्विजिशन टैक्स एंड फीस शामिल है, और निश्चित निवेश की ऑल अप लागतों को मापता है। ऑल अप लागतों को मापता है कि नहीं? आई डोंट नो, ठीक कीजिए। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा एक राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासी उद्यमों पर, मतलब जो रेजिडेंट फैक्ट्रीज हैं, जो रेजिडेंट एंटरप्राइजेस हैं, ये उन पे लागू होता है। चेक करते हैं सारी चीजें एक एक करके चेक करते हैं। सांख्यिकीय रूप से यह हाउस होल्ड द्वारा लेखा अवधि के दौरान अचल संपत्तियों के अधिग्रहण मूल्य में संपत्तियों के अधिग्रहण और अधिग्रहण के मूल्य को और मूल्य में वृद्धि को मापता है। हाँ, ये बात सही है। क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसमें जो भी वैल्यू एडिशन होता है या जो भी एक्विजिशन होता है उनको हम काउंट करते हैं, वो चाहे नई एसेट हो चाहे पुरानी एसेट हो। भूमि की बिक्री और खरीद इसमें शामिल है? उत्तर है नहीं। अभी हमने बताया, क्योंकि ना तो लैंड आप क्रिएट करते हैं ना उसे आप डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ ओनरशिप चेंज होता है बस, है ना? तो मतलब ये कि वैल्यू या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी।
सिर्फ हम उसी को जीएफसीएफ में काउंट करेंगे, बस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। इसके बाद तो ये वाला पार्ट इसमें हो गया, ठीक है। जीएफसीएफ हमेशा एक राष्ट्रीय क्षेत्र के बिल्कुल, क्योंकि जीडीपी का कैलकुलेशन ही पूरा राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की भी कैलकुलेशन राष्ट्रीय क्षेत्र में ही होगी, है ना। अच्छा, एक और चीज है, अधिग्रहण मूल्य में शुल्क में शामिल निश्चित निवेश, हाँ, ऑल सभी अपलागतों को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा गलत स्टेटमेंट है वो है ट्रू, और हिसाब से बाहर हो गया। अब 1/4 सही है कि 1/3 सही है, हमको इसमें चेक करना पड़ेगा, मतलब 1 और 4 तो सही है, या तो 3 सही है कि नहीं, ये हमको चेक करना चाहिए, बस देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि हाँ, ऑल अपलागतों को शामिल करते हैं, तो मतलब ये बात सही है, ठीक है, ये वाला सही होगा, ठीक है। यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए। कोई एक देश एक्स है में आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होगा, किसी एक देश में आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होगा यदि विश्व की अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, जनसंख्या बढ़ रही हो, पूंजी निर्माण हो रहा हो, व्यापार की मात्रा बढ़ रही है, चारों बातों को चेक करें। इसका हम उदाहरण के साथ चेक करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी कंट्री की जीडीपी 100 रुपए है और उसका टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट 20%, ठीक है, और तकनीकी में प्रगति हो रही है, अगले साल हो सकता है ये 90% हो, 90 रुपए हो, है ना, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में 25 यूनिट कर रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है जिसका उदाहरण है उत्तर कोरिया, तो इसका मतलब ये बात तो गलत है। टेक्निकल प्रोग्रेस ये गारंटी नहीं, अनिवार्य रूप से नहीं कह सकता कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं। जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल जरूरी नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये वो देश हैं जिनमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आप कहेंगे भारत की छोड़ दिया, ले लीजिए, भारत का भी नाम ले लीजिए, भारत भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 80s 90s में तो बहुत तेजी से, मतलब हमारी जो जनरेशन है, ठीक पीछे वाली जनरेशन और हमारी जनरेशन, बहुत तेजी से बर्थ रेट मेंटेन, उच्च बर्थ रेट मेंटेन रखा गया, लेकिन क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ आर्थिक विकास हुआ? ये तो बल्कि उल्टा हो गया। जनसंख्या वृद्धि हमेशा आर्थिक विकास को, हमेशा तो नहीं कह सकते, बट अक्सर वो काउंटर ही करते हैं। पूंजी निर्माण इसे चेक कर सकते हैं, और व्यापार की मात्रा इसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को ऐसे देख लेते हैं, मतलब ये कहने का कि ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है, इन दोनों को चेक करते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा, मान लीजिए पाकिस्तान एक कंट्री है, ठीक है, ये चाइना को 20 रुपए का सामान बेचता है और 80 रुपए का सामान खरीदता है, ठीक है, और इस समय चाइना की जो पूरी जीडीपी है वो 1000 है, सॉरी, पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो कितनी है, 1000। मान लीजिए अगले साल ये बची 900, बट पाकिस्तान चाइना को 30 का सामान बेचने लगा और 90 का सामान खरीदने लगा रुपए का, तो जो व्यापार की मात्रा है वो तो 120 हो गई, लेकिन फिर भी उनका जो है, जो रियल जीडीपी का अमाउंट है वो घटा, है ना। ऐसी कंडीशन में व्यापार की मात्रा ये डिटरमाइन नहीं कर रही है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास बचता है एक ऑप्शन, कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, बस यही इसका सबसे उपयुक्त आंसर है, और इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब हमारी अर्थव्यवस्था में 95% उपभोग, मतलब कंजम्पशन आइटम्स थे, कंजम्पशन आइटम्स थे, और 5% कैपिटल गुड्स का उत्पादन होता था। अब ये सही है कि नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। एंड 1920 में भारत लगभग 65% उपभोग की वस्तुएं उत्पादन करता था और 35% पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन करता था। चीन
लगातार कुल उत्पादन में 40% से अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम रहा है। आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब हम इसमें आगे बढ़े। 3, 2, 1 गो। हाँ, भारत में स्वतंत्रता के समय 95% कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि हम लोग हंगर क्राइसिस हुई, ठीक है। तो और कैपिटल गुड्स का सिर्फ 5% ही था। तो 2019-20 में भारत में लगभग 65% नहीं, यहीं पे तो गड़बड़ है। अभी भी इस समय भी कंजम्पशन गुड्स का करीब 75% प्रोडक्शन हो रहा था, और कैपिटल गुड्स कितना था, ये 25% के आसपास था, केवल 20%, 25%। तो मतलब ये वाला तो कथन गलत हो गया। चाइना लगातार कुल उत्पादन में 40% से अधिक पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादन करने में सक्षम रहा है, ये बात लार्जली कर, मतलब आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। आई होप यू हैव द आंसर। एक बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी? 2011 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि उस कंट्री से, अटेम्प्ट कर लीजिए, 5, 4, 3, 2, 1 गो। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कि ना तो कोई निर्यात हो और ना ही कोई आयात। तो एक्सट्रीम सेंस में क्लोज्ड इकोनॉमी का यही मतलब होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर। बहुत आसान था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट आसान है। यस, यू गॉट द आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में शामिल है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में शामिल है व्यक्तिगत प्रयोज आय। देखते हैं, घरेलू क्षेत्र द्वारा शुद्ध ब्याज ब्याज भुगतान। अब इसको समझने के लिए आप याद करिए कि हमने एक एनसीईआरटी का पिक्चर दिखाया था, जिसमें यहाँ पे जीएनपी था, जीएनपी से हमने फिर एनएनपी निकाला, है ना, एनएनपी, जो कि फैक्टर कॉस्ट में शो करता है, हालांकि अब ये मार्केट प्राइस पे हो गया है। अब वर्तमान में नेशनल पर कैपिटल नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो मार्केट प्राइस पे हो गया है, ठीक है। इसमें सारे टैक्सेस को माइनस करते हैं, ठीक है, नॉन टैक्स पेमेंट को भी माइनस करते हैं, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इस तरह से जो हमारे पास आता है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आता है। इसमें एक चीज जोड़ते हैं, वो है नेट ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स को जोड़ते हैं, क्यों? जैसे मान लीजिए हमारे कोई मित्र, यार, बंधु, फैमिली के लोग बाहर रहते हैं, तो जो हमें पैसा भेजते हैं वो हम अपने कंजम्पशन में यूज कर सकते हैं, वही होता है डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल इनकम, और इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं। तो ये देखो, इसमें परिवार द्वारा स्थानांतरण ये हम ऐड करेंगे, है ना। बाकी कर माइनस करेंगे, ब्याज भुगतान माइनस करेंगे, व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस करेंगे, गैर कर भुगतान, ये सब तो माइनस हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। ये आपको आ तो रहा है ना, मतलब ऐसे तो नहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है तो आप हमें कॉल करके बताना या आके मिलना, हम इनको देखेंगे। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग आते हैं, बताते हैं, बट फिर भी जो लोग रह जाते हैं, वो बाहर से, जो लोग डे रहे कि बाहर रहते हैं, वो लोग फोन करके इसमें हमें बताएं, ठीक है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी पूंजी निर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं कर सका। कौन? भारत। क्योंकि 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कमजोर प्रशासनिक तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। देखिए, ये प्रश्न लेने के पीछे एक साइंस है, तो वो साइंस में इस प्रश्न के बाद बताऊंगा, आप तब तक इसे अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। और अगर आप मेरे हिसाब से कहेंगे तो इसमें ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि को रोकते हैं, चाहे वो इलिटरेसी हो, चाहे वो पुअर गवर्नेंस हो, या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो, है ना। ये किसी न किसी तौर पे
कैपिटल फॉर्मेशन को रोकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, तो यूपीएससी ऐसे में क्या करता है कि जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो, क्या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, मोस्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज करना होता है। इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि इसमें सिर्फ अनडाउटली एक ही आंसर सही होगा, वो है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। क्यों, ये हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? उमेश ने हमसे पूछा था कि हाई कैपिटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, और जो लोग आप में से हिंदी के हैं, मतलब पूंजी उत्पादन अनुपात, तो अगर ये हाई है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों, ये समझने की जरूरत है। देखो, मान लेते हैं एक पिज्जा बनाने के लिए, ठीक है, आपको लगते हैं 100 रुपए के इनपुट, 100 रुपए के इनपुट लगते हैं, ठीक है, और मुझे वही एक पिज्जा बनाने के लिए लगते हैं 60 रुपए के इनपुट। अब ये टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जांपल है, हमें पिज्जा नहीं लेना चाहिए, जो पिज्जा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मशीन बनाने के लिए, ये मशीन हमने ले लिया, ये मशीन बनाने के लिए, ठीक है। किसकी कैपिटल ज्यादा एफिशिएंट है, 100 रुपए में एक मशीन बनाना या 60 रुपए में एक मशीन बनाना? बहुत आसान है, आप कह सकते हैं 60 रुपए में एक मशीन बनाना ज्यादा एफिशिएंट कैपिटल का एग्जाम्पल है, कैपिटल आउटपुट रेशियो का एग्जाम्पल है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये होता है कि एक यूनिट आउटपुट लेने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी कैपिटल, मतलब कैपिटल बटे आउटपुट। अब एक यूनिट आउटपुट करने के लिए अगर मान लेते हैं 0.25 कैपिटल चाहिए, तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाएगा। और अगर ये मान लीजिए 0.25 की जगह 0.5 होता, तो ये खराब है, ये अच्छा है। मतलब जो जितनी कम लागत लगे वो अच्छा है, जितनी ज्यादा लागत लगे वो खराब है, क्योंकि इसमें अंश में कैपिटल है, कैपिटल जितनी ज्यादा लगेगी वो उतना इकोनॉमी के लिए खराब है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन तो एक यूनिट होता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री होता है तो यहाँ पे मशीन का उदाहरण नहीं लेते, वहां पे ये होता है कि 1 यूनिट ऑफ जीडीपी, 1 यूनिट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जानना चाहते हैं कि कितना इनपुट लगेगा, है ना। तो ये 60 वाट हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं कितना इनपुट लगेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा 1 यूनिट जीडीपी को, और इसको अगर सरलीकरण करना है तो हम इसको लिख सकते हैं रुपए की एक जीडीपी, 1 रुपए जीडीपी में जोड़ने के लिए कितना आउटपुट, कितना इनपुट लगेगा, और उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब ICOR, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी इससे जो है बहुत फंसाते हैं। अच्छे से समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हमको बताइए, ये हम बार बार बताने में हमें कोई हेजिटेशन है, ठीक है, हम जरूर बताएंगे। आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ 22, बस 4 क्वेश्चन और हैं, 25 क्वेश्चन ही करने हैं केवल। इनमें जीडीपी क्या संदर्भित करता है, जीडीपी क्या संदर्भित करता है? आर्थिक गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, धूम्रपान का अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव, पायरेटेड फिल्म से होने वाला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्र में होने वाला आदान प्रदान, लैंगिक समानता,
अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 5 और सेकंड का टाइम है। 5 4 3 2 1। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को ये लगता है कि मतलब हम समय कम दे रहे हैं, तो आप पॉज करके कर सकते हैं ना, ठीक है। वैसे भी स्ट्रीम तो हो नहीं रहा अभी ये, आप इसे पॉज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, आपको पता है पर्यावरण के प्रभाव को जीडीपी कैलकुलेट करता ही नहीं, तो ये बाहर, ठीक है, ये बाहर, ये बाहर। धूम्रपान का अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव, नो नो, वो तो सेम उसी तरह का उदाहरण हो गया, ये भी बाहर, मतलब सिर्फ ये सही है। लेकिन हम चेक करते हैं और स्टेटमेंट, हमें मतलब इन दो से आंसर मिल गया है, ये दो गलत है। पायरेटेड फिल्मों से होने, अब आपको पता है पायरेटेड फिल्म अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर उसका कोई व्यवसाय होता है तो जीडीपी में वैसे भी रिपोर्ट नहीं हो सकता, इलीगल चीजें जीडीपी में रिपोर्ट नहीं होती, कहीं भी, इंडिया में नहीं, कहीं भी नहीं होते, तो ये भी गलत है। अनौपचारिक क्षेत्र में होने वाले आदान प्रदान, हमने आपसे बताया था इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी जीडीपी में रिपोर्ट नहीं होती, बाहर। लैंगिक समानता की तो बात ही नहीं होती, है ना, वो तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम बताता है कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में इतने लोग रहते हैं, मतलब एक लोगों की पर कैपिटा इनकम इतने लाख रुपए, बस, है ना, तो बस यही सही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो। हम्म, आगे देखते हैं, पर्यावरण का आकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये चेक करने के लिए कि आखिर किसी कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स कैसे काम कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या इनपुट्स होते हैं, वो इससे संबंधित है। अब ये थोड़ा सा तेज मेमोरी वाले लोगों का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आप इसमें अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जानते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, जो जिसमें कि इन्वायरमेंट नहीं होता, मतलब पर्यावरण नहीं होता, तो अगर हम इसे बाहर कर दें तो ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, और ये आपका आंसर है, ठीक है। यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, दो और प्रश्न बचे हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं, वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। तो साथियों, रियल सेक्टर वो होते हैं जो ह्यूमन डिजायर से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जो ह्यूमन डिजायर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। अब कोई ये कहे कि हमको अगर बॉन्ड मिल जाए तो बॉन्ड से भी तो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, उत्तर है नहीं। बॉन्ड से आप पैसा लाएंगे, पैसे से आप कुछ खरीदेंगे, वो वस्तु आपको सेटिस्फाई, बॉन्ड से आप पैसा लाएंगे, पैसे से आप कोई सेवा खरीदेंगे, वो सेवा आपको सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब इसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, इस फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल कमोडिटीज इससे एक्सक्लूड होते हैं, वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। इसलिए हम इसको जो समझते पढ़ते हैं तो हमेशा रियल एसेट वर्सेस फाइनेंशियल एसेट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सेक्टर पढ़ते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें वो चीजें ऐड होती हैं जो ह्यूमन डिजायर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, जैसे श्रम, खाने पीने की कोई वस्तु, कुछ भी इस तरह की चीजें आ जाएंगी, कपड़े पहनना इत्यादि, वो सब चीजें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एक्सेट्रा, बट फाइनेंशियल एसेट नहीं आएगी। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल एसेट है कौन कौन से। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी में धनराशि उधार लेना, क्या, ऑफ कोर्स नहीं होगा, तीन गलत, उत्तर आ गया, है ना। कितना आसान था, यूपीएससी ने कितना आसान पूछा, ये कब पूछा, 2022 में तो पूछा था, यूपीएससी ने इसे 2022 में पूछा है, सीएसपी। दूसरा, किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपये अंकित मूल्य के बांड, मतलब रूपी डिनोमिनेटेड बांड की बात बात कर रहा है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फाइनेंशियल कमोडिटी प्रॉपर्टी होगी, ये सब बाहर, 1 2 3 ये भी बाहर। आंसर तो आ ही गया था, हमने क्रॉस चेक कर लिया। किसानों का फसल काटना, हाँ। कपड़ा मिलों का कच्चे माल, बिल्कुल रियल एसेट है।
यस, आंसर लगा हुआ है। नाउ लास्ट वन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। पिछले 5 वर्षों से, अब ये क्वेश्चन आया था 2011 में, ठीक है, हमने काट क्यों दिया, क्योंकि अब हमको 2011 के आसपास का डेटा नहीं याद रखना। लास्ट 5-6 ईयर का डेटा अगर हमको ये पता है कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, बस इतना तो काफी है। जिसको ये भी नहीं पता उसको कोई बात नहीं, वो हमारे साथ थोड़ा दिमाग लगाएगा तो उसे, ठीक है। ऐसी चीजों के लिए जरूरी नहीं कि हर बार आप चीजों को याद करें, कहीं कहीं पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे ना, चीज तब भी आपका आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। चेक करते हैं, क्या पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई है? अगर आप इसको इस तरह से, अच्छा पहले कर लीजिए, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, अटेम्प्ट। बीच में कोविड आया था, 19, 20, 21, आपको पता है जीडीपी नीचे से गिर गई थी तेजी से, स्लैश। तो ये बात बराबर नहीं हो सकती, और जब ये बराबर नहीं हो सकती तो प्रति व्यक्ति आय लेस चांस है, बहुत लेस चांस है कि अगर जीडीपी ऊपर चल रही तो प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी नीचे चल रही तो प्रति व्यक्ति आय ऊपर चल, बहुत लेस चांस। मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि वो थ्योरेटिकली गलत है, वो पॉसिबल है, लेकिन जब हम पिछले 5 सालों की बात कर रहे हैं तो ये बात भी गलत है। आंसर केवल डी सही है, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर एंड इट वाज द टुडे सेशन ओवर। तो फिर से मैं कहूंगा, वीडियोस को देखें, रिवाइज करें और चीजों को सीखें, एंड कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप हमको बताएं, और डाउट्स को क्लियर करते चलें। आज मैं आपसे एक छोटा सा मंत्र शेयर करूंगा, इसके बाद जाएंगे, ठीक है। और वो मंत्र शेयर करने के लिए हम पहली स्लाइड में आना चाहेंगे। इस स्लाइड में, तो मंत्र बेसिकली ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी आपकी प्रीलिम में 2023 में हो जाए, तो समय कितना है अब, 5 मंथ का, है ना। 5 महीने का टाइम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 28 मई, 5-7 दिन ऊपर नीचे कह सकते हैं, बट हम उसको 5 मंथ का ही टाइम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन पे 5 महीने में आप अपनी तैयारी को कैसे सॉलिड कर सकते हैं, ये अपने आप में आपके लिए एक ट्रिकी टास्क हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करें, और क्यों, ये समझने के लिए हम आपके सामने कुछ डेटा जरूर डिस्कस, तो एक डेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हर साल करीब करीब 1800 के आसपास लोग इंटरव्यू देते हैं, 1800 के आसपास लोग इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। इन 1800 में से करीब 600 से 800 के आसपास लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये कि ये जो भूखे शेर है ना, इनकी संख्या कितनी है, 1000-1200 के आसपास, ठीक है। मैंने इनको भूखे शेर क्यों कहा, बिकॉज ये बहुत थोड़े से मिस हो गए हैं, और प्रीलिम के लिए बहुत स्ट्रांग दावेदार है, फाइनल सिलेक्शन के लिए भी बिल्कुल स्ट्रांग दावेदार है। खासतौर से ये उनसे अपने आप को तेज मानते होंगे जिन्होंने अभी प्री नहीं निकाला। दूसरे कौन है, अब आपको पता है मेंस कितने देते हैं हर साल, करीब 10,000 से 12,000 के आसपास। इस 12,000 में इंटरव्यू कितने देते हैं, करीब 1800 से 2000 के आसपास, ठीक है। मतलब ये, इनको अगर कम कर दिया जाए तो करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है बट मींस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इन्हें मैं सेकेंड मोस्ट हैंग्री लायन की कैटेगरी में रखता हूं। तो प्रीलिम के लिए ये भी बहुत दावेदार कैंडिडेट हैं, ठीक है। और ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जिसने एक बार मेंस क्वालिफाई, प्री क्वालिफाई किया, वो प्री में अपनी दावेदारी को इंश्योर करने के लिए ज्यादा ताकत लगाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका प्री निकल जाता है आपको लगने लगता है कि आप यूपीएससी के राइट एस्पायरेंट हैं, है ना। इस हिसाब से ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब इतने ही लोग 10 से 12,000 ही लोग मेंस देंगे,
तो नए अभ्यर्थी कैसे इस क्लब में घुसें, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 नंबर से प्री रह गया, 2 नंबर से प्री रह गया, 0.5 नंबर से प्री रह गया, 0.6 नंबर से प्री रह गया, और उनकी संख्या कितनी है, करीब करीब 10,000 के आसपास। मतलब ये कि मजबूत दावेदारों में ये 12,000 प्लस 10,000 मतलब करीब 22,000 लोग तो यही हो गए। इसके अलावा जिनका सिलेक्शन हो गया है, IAS नहीं मिला है, तो वो लोग दोबारा एग्जाम देते हैं अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ IAS और IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये 2 लोग ऐसे हैं जो दोबारा यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे सकते। अगर वो दोबारा यूपीएससी के एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको पहले अपनी सर्विस से रिजाइन करना पड़ेगा। अन्यथा बाकी जितने IPS, IRS, डिफेंस सर्विसेज हैं, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज हैं, है ना, लीगल सर्विसेज हैं, वो जितने वाले हैं, IRTS इत्यादि, वो सब दोबारा भी यूपीएससी के एग्जाम देते हैं। मतलब कहने का कि जो प्रीलिम्स का चैलेंज है वो आपका कंपटीशन किससे है, जिनको आप ऑलरेडी स्मार्ट मानते हैं। कौन, जो जो एग्जाम निकाल चुके हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है बट उनका फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है। इसके अलावा वो लोग जो मेन से दिए हैं और उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो प्रीलिम में ये सब लोग चैलेंजिंग है। इसीलिए इस एग्जाम की कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न करे इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम का जो असली की छुपा हुआ है, जो मर्म छिपा हुआ है, वो कहाँ है, प्रीलिम्स में। मैं आपको एक और दूसरा डेटा शेयर करना चाहूंगा। मुखर्जी नगर एरिया में, मुखर्जी नगर एरिया में जिसके अंतर्गत ये गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, ये संत नगर, ढाका परमानंद, ये, इसके अलावा आउटरम लेन, हडसन लेन, DU का एरिया, ये सब एरिया आता है। और इस एरिया में हिंदी बेल्ट के बच्चे कितने हैं, करीब करीब 3 लाख प्लस। ठीक है, और करोल बाग वाले एरिया में भी हिंदी के बच्चे हैं बट वहाँ कम है, वो करीब 20% के आसपास है, वहाँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के ज्यादा है। लेकिन जो टोटल एस्पायरेंट की संख्या है करोल बाग और उसके रिलेटेड एरियाज में, ये करोल बाग के एरियाज कौन से हैं, इसके आसपास पटेल नगर, पटेल नगर, शादीपुर से लेके उधर द्वारका तक, बीच में उत्तम नगर वगैरह वो सब कुछ आता है। और बिल्कुल ORN तो भूलना नहीं है, ओल्ड राजेंद्र नगर, है ना, ये सारा एरिया आता है। और इधर भी करीब 50,000 हिंदी मीडियम के और ये करीब 1 लाख प्लस इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। मतलब ये जो टोटल कंपटीशन है यहाँ पे करीब इन्हीं 5 लाख लोगों के, इन 5 लाख लोगों में तो है ही। इसके अलावा हिंदुस्तान के दूसरे कोने कोने से अभ्यर्थी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वो प्रबल दावेदार हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभी सिर्फ इस एरिया के लोगों की बात करें जो हिंदी मीडियम के लिए स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, इस एरिया के लोगों की बात करें, सिर्फ इस लोग, तो यहाँ पे 3 लाख से अधिक बच्चे रहते हैं इतने एरिया में। ठीक है, और जो प्रीलिम निकालने वालों की संख्या है वो लेस देन 100, लेस देन 100, मतलब 100 बच्चे भी इस 3 लाख के एरिया में प्री क्वालिफाई नहीं करते, प्री क्वालिफाई नहीं करते। मतलब ये कि जो रियल चैलेंज अभी भी बना हुआ है वो प्री क्वालिफाई करने के लिए बना हुआ है। तो ये सब कहने का मतलब क्या है, ये भी जरूरी है कि बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह है। मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, ऑप्शनल की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ भी, आपके पास टाइम है 5 मंथ। इन 5 मंथ में वो जो इंटरव्यू में फेल हो गए, मेंस में फेल हो गए, उनके बराबर या उनसे बेहतर कैंडिडेट आप एक दिन में बन जाएंगे क्या, अरे नहीं। तो तरीका क्या है, लेकिन किसी एक टॉपिक में, किसी एक टॉपिक में, जैसे मान लीजिए हमने फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े, उस टॉपिक में आप उनसे बेहतर बन सकते हैं 1 से 2 दिन में। तो क्या ये तैयारी आसान है, हाँ उनके लिए जो हर दिन उन कॉम्पिटिटर से जो इंटरव्यू में फेल हो गए, मेंस में फेल हो गए और दोबारा प्रबल दावेदारी लिए घूम रहे हैं, उनसे, उनको हराना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं,
वो जो रोज उनसे बेहतर होने की कोशिश करेंगे, तो आप रोज अपनी अपनी दावेदारी प्रूव करके उनसे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचे कि हम किसी एक दिन में या एक महीने में या 15 दिन में उनसे बेहतर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक एक टॉपिक में अगर आप उनसे बेहतर रोज रोज होते जाएंगे, तो एग्जाम आते आते मतलब 28 मई आते आते हो सकता है कि आप टोटैलिटी में उनसे बेहतर हो चुके हों, और तब आपका एग्जाम निकलेगा। यू विल क्वालिफाई CSP 2023। और उसका तरीका यह है कि डेली अपनी तैयारी को मजबूत रखें, ठोस रखें, और अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा मेहनत करें, वीडियोस को देखें, रिवाइज करें, ब्रीफ नोट्स बनाएं, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। जो महान महान शिक्षक आपसे बताते हैं कि हाँ न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर के बगैर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। हाँ, न्यूज़पेपर के बगैर सिलेक्शन होता है, कितने का? ये लेस देन 5% का। और ये वो हैं जिन्होंने 10 साल तैयारी करी है। 10 साल तैयारी करने का मतलब 4 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल से दिल्ली में है, तैयारी कर रहे हैं। जो 1 साल में 2 साल में एक अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं, टॉप करते हैं, उनमें मोस्टली 95% से ज्यादा लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, और कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़िए। बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम के लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग भी पढ़ सकते हैं, वो दोनों भाषाओं में आता है। इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश मीडियम में आता है, तो इंग्लिश के लोग उसे पढ़ सकते हैं। द हिंदू आजकल डिजिटल मीडियम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में आ रहा है, तो आप उसे दोनों भाषाओं के लोग पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लोग। तो न्यूज़पेपर का विकल्प है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप बिजनेस स्टैंडर्ड को इकोनॉमिक टाइम्स से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके नाम पे नहीं जाना, वो बिजनेस स्टैंडर्ड नाम जरूर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। उसमें न्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स की, साइंस टेक की, इन्वायरमेंट की बहुत प्रीसियस और क्रूशियल न्यूज़ होती हैं। हाँ, आप में से दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान कौन पढ़ता है? ना तो हाथ उठाने की जरूरत है, ना तो बताने की जरूरत है, क्योंकि कोई गर्व का काम नहीं कर रहे हैं, उसके पढ़ते आपका सिलेक्शन आप जाने। ठीक है, तो साथियों बस इतनी बात करनी थी। अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। क्या दिक्कत आ रही है बताएं। आपका दिन शुभ हो, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या हमको डायरेक्टली भेजें अगर आप शेयर नहीं कर सकते टेलीग्राम में, निर्माण के चैनल के माध्यम से, या डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हैं। जो टॉप स्कोरर होगा, और अगर वो चाहता है या चाहती है, तो उसका नाम हम अगले वाले सेशन में लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। इकोनॉमी के यूनिट 1 समाप्त होता है। यूनिट 1 से संबंधित आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, यूनिट 2 कंटिन्यू होगा, और यूनिट 2 से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आने वाले दिनों में डिस्कस किए जाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी मानसिक हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने टेम्परामेंट का ख्याल रखिए, अपने घंटों का ख्याल रखिए कि वो पढ़ाई में किस तरह से जा रहे हैं, और अपने आउटपुट का ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।